नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडेले। बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में नारी शक्ति वंदन टाउन हॉल सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। महिलाओं की भागीदारी को बताया क्रांतिकारी कदम। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र। तो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी ये क्रांतिकारी कदम है। देहरादून के पटेल नगर में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन टाउन हॉल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में यह क्रांतिकारी कदम है। जब आप केवल सुझावों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, अब सभी निर्णयों, नीतियों और देश के भविष्य में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके नेतृत्व में देश कई ऐतिहासिक निर्णयों को क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने इस अधिनियम को लेकर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये क्रांतिकारी कदम है। सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र और ये जो कदम है ये काफी क्रांतिकारी है। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में ये क्रांतिकारी कदम बताया इसे। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। अब केवल आप लोग वोट सुझाव ही तक नहीं रहेंगे, अब आप सारे निर्णयों में, नीतियों में, होने वाले देश के बारे में, पॉलिसीज में, सब में उसमें बनाने वालों में अब आपका एक महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है, महत्वपूर्ण भागीदारी उसमें होने वाली है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लागू करने की दिशा में, दूरदर्शी नेतृत्व लागू करने की दिशा में देश अग्रसर हो रहा है, जो नारी शक्ति को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभी सुरेखा जी जब कह रही थी उसके बारे में, जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था उस समय की बात बता रही थी, तो शिव भी तभी समर्थ हैं जब वो शक्ति से युक्त हों, और शक्ति के बिना कोई भी सृजन या कोई भी सामर्थ्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना राष्ट्र और समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना करना असंभव है। वहीं पीएम मोदी 28वीं बार उत्तराखंड पहुंचे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 28वीं बार उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया है। वहीं पीएम मोदी ने पहली बार राजधानी दून में 12 किलोमीटर का रोड शो किया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है और पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया, जो केवल दिल्ली और देहरादून से नहीं जुड़ा है बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो ये हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में ये काफी लोगों के लिए ये अच्छी पहल है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में केदारनाथ, संतला देवी, आगामी कुंभ, नंदा राजरात यात्रा जैसी तमाम स्थानों का जिक्र किया और ब्रांडिंग की। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून वासियों को, उत्तराखंड वासियों को एक्सप्रेसवे की सौगात दी है और जनता को समर्पित किया है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि
जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक तो 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। तो उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का। वहीं देहरादून में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी है, खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। देहरादून में 27वीं इंटर स्टेट जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और खेल भावना के साथ प्रदर्शन करने का भी संदेश दिया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड खेलों की मेजबानी के लिए तेजी से खुद को विकसित कर रहा है और यही राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इस तरह के आयोजनों से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उत्तराखंड खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। देखिए, यहाँ पर 87 इंटर स्टेट जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस की चैंपियनशिप हो रही है। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। टेबल टेनिस संघ महासंघ का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य को इसकी मेजबानी का अवसर दिया है। और हमारा राज्य अब खेलों की दृष्टि से और खेलों की मेजबानी की दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, शानदार आयोजन हुआ, उसका एक अनुभव पूरे देश के खिलाड़ी लेकर गए। इसके साथ साथ अब जो हमारी आइस रिंग बनी है, उसमें राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। टेहरी जो हमारी लेक है, उसमें पूरे वर्ष भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। राफ्टिंग के कई क्षेत्र हमारे डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो शिवपुरी का क्षेत्र हो, चाहे वो टनकपुर बूम का क्षेत्र हो। शारदा और काली में बड़ी संख्या में आज जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। वहीं हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग तैयार है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अहम फैसले लिए गए। बड़ी खबर, इस वक्त के विभाग ने 899 वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किए। सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी और सभी पेपरों की जांच के बाद ही ग्रीन कार्ड की मंजूरी मिलेगी। अब्दुल कलाम चौक पर सभी भारी वाहन रोके जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तैयारियां शुरू कर दी गई है। और इसमें ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 899 वाहनों को ही ग्रीन कार्ड जारी किया गया है। वहीं सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने के बाद ही वाहनों को अनुमति दी जाएगी आगे जाने के लिए। तो ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, और सभी पेपरों की जांच के बाद ही ग्रीन कार्ड की मंजूरी मिलेगी। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ऐसे में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, सड़क हादसे ना हो, इसको भी लेकर पुलिस प्रशासन जो है तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ये अहम फैसले लिए गए हैं। तो विभाग ने 899 वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार है और परिवहन विभाग की तरफ से ये अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें विभाग ने 899 वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किए हैं। साथ ही इसमें कई ऐसे मानक है और सुरक्षा मानकों पर जो वाहन चालक खरे उतरेंगे उन्हें ही आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और आपको चलिए बताते हैं कि ग्रीन कार्ड क्या है। ग्रीन कार्ड एक अनिवार्य गाड़ी परमिट है। उत्तराखंड सरकार ग्रीन कार्ड जारी करती है और इसको आपको बता दें कि
किस लिए जारी किया जाता है, ताकि सड़क हादसे में कमी आए, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना की जाए। इसको लेकर परिवहन विभाग ने ये बड़े फैसले लिए हैं। ग्रीन कार्ड क्यों जरूरी किया जाता है, ये भी आप तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको बताना जरूरी है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी रास्तों पर केवल फिट वाहनों की अनुमति दी जाती है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन की ओर से गाड़ियों की लगातार निगरानी की जाती है। वहीं कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है, वो भी आपको जानना जरूरी है। गाड़ी का वैध फिटनेस सर्टिफिकेट, अप टू डेट बीमा और परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक का हील, ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव कार्ड, ये भी जरूरी है। गाड़ी में फर्स्ट एंड बॉक्स भी जरूरी है और साथ ही अग्निशमन यंत्र की मौजूदगी भी जरूरी है। तो इन बातों का खास ख्याल रखना है। और किन 3 प्रमुख केंद्रों पर कार्ड बनेंगे, ये भी जान लीजिए। ऋषिकेश यात्रा का मुख्य पड़ाव होने के कारण यहाँ सबसे बड़ा केंद्र ऋषिकेश में बनाया गया है। फिर उसके बाद रोशनाबाद, हरिद्वार, ARTO कार्यालय में स्थानीय और बाहरी वाहनों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, यहाँ भी आप कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद नारसन बॉर्डर, ये भी एक जगह है, यहाँ पर भी ये पूरी व्यवस्था है और यहाँ पर भी आप इसके केंद्र बनाए गए हैं जहाँ आप कार्ड बनवा सकते हैं। यूपी और अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए नारसन में विशेष डेस्क स्थापित की गई है जहां पर कार्ड बनवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार है और सड़क सुरक्षा को लेकर ये बड़े फैसले लिए गए हैं और इसमें ये कुछ प्रमुख केंद्र भी बनाए गए हैं जहां पर आप ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं, जिसमें ऋषिकेश, नारसन बॉर्डर और रोशनाबाद हरिद्वार में शामिल है। तो ये 3 जगह केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आप ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली बार बार देखने को मिलती है। ताजा मामला चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के गांव डुमक का है, जहां एक स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को बयां करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक डुमक गांव की एक बुजुर्ग महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सड़क और स्वास्थ्य के अभाव से ग्रामीणों ने महिला को पैदल पथरीले रास्ते से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां से बीमार बुजुर्ग महिला को गोपेश्वर स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में भर्ती कराया गया। ऐसे में अब बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकट भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ कठिनाइयां अभी भी बाकी है, लेकिन सरकार समय समय पर इन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करती है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब मांगा जाएगा। ये सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है और शासन प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तलब की जा रही है। वास्तव में जो सुदूरवर्तीय क्षेत्र कई जगह ऐसी हैं जहां कुछ विकास कार्य सड़कों को लेकर या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, ऐसी सूचनाएं सरकार के पास है और उन अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। क्षेत्र में शासन प्रशासन को भी सख्त निर्देश हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो और जहां स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है वहां उन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत वहां कुछ मॉनिटरिंग का शासन प्रशासन ऐसा सिस्टम बनाए कि जहां एकदम आकस्मिक रूप से तो कहीं इस तरह की घटना होती नहीं है, तो वो 2-4-5 दिन पहले से पता होता है कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था चाहिए। तो ये सीधे तौर पर शासन प्रशासन की अगर लापरवाही है तो शासन प्रशासन को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा में 3 महीने से पेंशन भुगतान बंद होने से नाराज लोक निर्माण विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां कर्मचारियों ने गांधी पार्क में एकत्र होकर सरकार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द पेंशन जारी करने की मांग उठाई। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का यह कहना था कि वे पूरी जिंदगी सेवा देने के बाद अब अपने हक के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों से उनकी पेंशन बिना किसी स्पष्ट कारण के रोक दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी पेंशन बहाल नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने संबंधित विभाग से तुरंत हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की मांग की है। यहाँ पर जो पेंशनर्स कर्मचारी हैं, मतलब पेंशनर्स जो हैं, उनको
लोक निर्माण विभाग के नियमित स्थान में कार्यरत जो पेंशनर सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। उन्हीं के विरोध उसी विरोध में यहाँ पर हम लोग 15 तारीख को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 8 अप्रैल को यहाँ पर धरना दिया गया था और निश्चित रूप से 4 महीने से इतने छोटे से कर्मचारियों को जिनको न्यूनतम पेंशन मिलती है वो बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान है, दूर दूर से आकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और हमने मांग की है निश्चित रूप से कि इनका शीघ्र से शीघ्र इनकी पेंशन दे दी जाए। ये हमारी 4 महीने से जो है 2026 जनवरी से जो है सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग में पेंशन रोक दी गई है, जो कि बड़ा अफसोस और दुख के साथ हम यहाँ पर प्रदर्शन और धरना के लिए खड़े हैं। इस गवर्नमेंट ये सरकार ने क्या नाम कहते हैं हमारी शासनादेश में जो लिखा है कि 2005 से पहले की जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन का पात्र होंगे और पेंशन भुगतान की जाए, लेकिन ऐसा न करके इन्होंने सारी जो 2000 से पहले की भी मतलब नियुक्ति है उनको भी इन्होंने मतलब पेंशन रोक दिया है। ये बड़ी दुख की बात है। इनका यही मामला है कि इनकी जो भुगतान नियमित रूप से हो रहा था पेंशन का वो 3-4 महीने से रोक दिया गया है। इससे इनका एक तरफ से उत्पीड़न की कार्रवाई हुई, इसका हम निंदा करते हैं पेंशनर संगठन की ओर से। यही हमारी मांग। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 4 दिन का समय बाकी है, जहां 19 अप्रैल से यात्रा का आगाज होगा और इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में हरिद्वार से लेकर पर्वतीय जिलों तक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ऋषिकुल मैदान में 20 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। प्रशासन का फोकस इस बार यात्रा को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने पर है, जिसके लिए ट्रैफिक, पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाएं और भीड़ प्रबंधन को लेकर विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। वहीं प्रशासन का दावा है कि इस बार बेहतर प्रबंधन के साथ श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। हमारे जनपद में हरिद्वार में ऋषिकुल में एक हम व्यवस्था बना रहे हैं जहाँ पर पूर्व वर्ष की भांति 20 काउंटर्स लगाए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, और उसके बाद यात्री रजिस्ट्रेशन करा के आगे अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ ही वहाँ पर ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी के लिए हेल्प डेस्क और साथ ही स्वास्थ्य चेकअप आदि की सुविधाएं भी रहेंगी। देखिए, इसमें पूर्व वर्षों की भांति 20 काउंटर लगाए जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको बढ़ाया भी जाएगा। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो होटल एसोसिएशन हो, व्यापार हो या फिर हमारे जो टैक्सी और अन्य जो भी व्हीकल्स के हों, उन सभी के साथ ARTO और सिटी मजिस्ट्रेट, इसके साथ ही जो भी LPG का जो अभी स्थिति है उसको लेकर भी बैठक की गई है। सभी जगह लोगों को डायरेक्शंस बता दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में कपाट खोलने से पहले तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जहां गंगोत्री धाम में इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं और मंदिर परिसर में डेंट पेंट और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे धाम की भव्यता और भी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय व्यापारी भी पीछे नहीं है। दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत भव्य तरीके से किया जा सके। हालांकि गैस की कमी ने होटल और ढाबा संचालकों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि केरोसिन स्टोव के सहारे मिठाई और पकवान तैयार किए जा रहे हैं। वहीं कपाट खुलने में अब केवल 4 दिन का समय ही रह गया है। ऐसे में गंगोत्री धाम के बच्चे और स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोग यहां पर उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिससे पूरे धाम में भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है। कुल मिलाकर गंगोत्री धाम पूरी तरह से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है और हर कोई इस पावन अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। जहां 14 अप्रैल 2027 को पहला अमृत स्नान होगा। इसके लिए मेलाधिकारी ने ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि प्रशासन ने हर विभाग के लिए डेडलाइन भी तय की है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। और 14 अप्रैल का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद ऐतिहासिक रहा, जहां देहरादून में पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। तो उधर टिहरी गढ़वाल की टिहरी बांध की झील में पहली बार सी प्लेन की सफल लैंडिंग की गई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जहां इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में राज्य के विकास को पंख लगाएगा,
तो वहीं टिहरी डैम की झील में सीप्लेन की सफल लैंडिंग दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में तुरंत और सुगम हवाई संपर्क स्थापित करने में मददगार साबित होगी। तो वहीं आपदा राहत कार्यों में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं कालाडूंगी के बैलपोखरा में प्राचीन संसारी माता के मंदिर में हर साल वैशाखी मेले का आयोजन किया जाता है, जहां बैलपोखरा संसारी माता मंदिर में शताब्दियों से वर्षों से मेले का आयोजन होता रहा है। पर्वतीय समाज और सिख समाज के लोगों की ओर से मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले में प्रतिभाग किया जाता है। वहीं मान्यताओं के अनुसार माना यह जाता है कि वैशाखी पर्व के दिन जो भी श्रद्धालु संसारी माता के मंदिर में पुष्प अर्पित करता है वह साल भर बीमारियों से दूर रहता है और इसलिए संसारी माता का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर मान्यता है कि जो भी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ पुष्प चढ़ाते हैं, तो उनकी साल भर की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो अपने रोग व्याधि से दूर रहते हैं। प्राचीन मंदिर है, देवी का मंदिर, सभी लोग आते हैं यहाँ मंदिर में। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 60 साल उम्र हो चली है मेरी और 5-7 साल जाने लग गए होंगे। क्या मान्यता है इस मंदिर की, इसलिए यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई? देवी का मंदिर है, मान्यता तो है ही, और इतना बड़ा प्राचीन वृक्ष है। वहीं हरिद्वार में जनगणना 2027 के कामों में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ी नाराजगी जताई है। जहां देर रात जिला आपदा कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने एचएलबी से जुड़े सभी कार्य 18 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जनगणना के पहले चरण के कार्य 25 अप्रैल से 5 मई के बीच अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और बैठक में डीएम ने उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को लंबित राजस्व वादों के जल्द समाधान के निर्देश भी दिए हैं। वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। जनपद में जो सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगे 25 तारीख से जो हमारी हाउस काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी सेंसस की, उसको लेकर सभी चार्ज ऑफिसर्स की, एसडीएम्स की और नगर निगमों की बैठक की गई थी। जो प्रगति है उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं और साथ ही ट्रेनिंग जो हमारे एन्यूमरेटर्स की, सुपरवाइजर्स की होनी है, उसका प्लान बनाया गया है। सभी अधिकारियों को सेंसस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संवेदनशीलता के साथ और सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन दिए। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लोहाघाट के 25वां टैक्सी स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने एक टैक्सी वाहन में बैठे स्कूली छात्र से संवाद किया और उसकी खरीदी गई विद्यालय पुस्तकों के दाम के साथ उनकी उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विद्यालय पुस्तकें निर्धारित एमआरपी पर ही उपलब्ध कराई जाएं और उनकी ठीक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि अभिभावकों और छात्रों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान जिलाधिकारी ने टैक्सी स्टैंड में टैक्सी संचालकों से संवाद करते हुए कहा कि ओवरलोडिंग किसी भी स्थिति में ना करें, सभी वाहन चालक निर्धारित मानकों और क्षमता के अनुरूप ही सवारी बैठाएं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, थानाध्यक्ष सहित कई संबंधित अधिकारी और कार्मिक यहां पर मौजूद थे। वहीं अल्मोड़ा बीजेपी महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रसन्नता व्यक्त की। आपको बता दें कि चौहान बाटा में मानव श्रृंखला बनाकर और हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रसन्नता व्यक्त की है और इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे महिलाओं को नीति निर्धारण और नेतृत्व में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन 112 और वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई हैं।
हमारा नारी वंदन अधिनियम भी पारित होने जा रहा है। उसके लिए सदस्यता अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पल है और गौरवपूर्ण क्षण है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ रही है। और मैं शीर्ष नेतृत्व और मोदी जी का सभी नारी शक्ति की तरफ से हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ कि उनके द्वारा ये जो अधिनियम लागू किया गया है, ये अधिनियम सिर्फ एक अधिनियम ही नहीं बल्कि 33% आरक्षण ही नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं, उन सभी बेटियों के लिए एक ऐसा अवसर है जो अपनी एक अलग पहचान बना। ये हस्ताक्षर अभियान इसलिए चलाया गया क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल पारित हो रहा है हमारे पूरे देश में सारी महिलाओं के सम्मान में, मैं समझती हूँ इसी के उपलक्ष्य में आज अल्मोड़ा में यहाँ पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के उपलक्ष्य में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। ये हम सब बहनों के लिए, पूरे देश भर की बहनों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण होगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारत सरकार द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल, एक विशेष सत्र बुलाकर ये बिल विधेयक लाया जा रहा है। इसके लिए नारी शक्ति के लिए जो आज तक जब से आजादी के बाद फर्स्ट में नारी शक्ति के लिए, हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए 4% का आरक्षण था। उसके बाद जब हमारी सरकार आई 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसे 15% किया गया था। आज पुनः जब हम तीसरी बार लोकसभा में हमारी सरकार बनी और भारत में हमारी सरकार बनी, तो हमने इस विधेयक पर हमारी सरकार ने सोचा कि महिला सशक्तिकरण को और आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को गृहिणी से लेकर देश की राजनीति तक उसमें एक अच्छा उनको नेतृत्व मिले और उनका भी प्रतिनिधित्व बढ़े। इसके लिए 33% तक के आरक्षण के अभी जो विशेष सत्र बुलाकर 33% आरक्षण किया गया है। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।